नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री का लेसन नंबर 3 नाज़ी और हिटलर, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय ये पढ़ेंगे। इसकी पहली 2 वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद जो संधियां जर्मनी के ऊपर थोपी गई थी उसका जिम्मेवार लोगों ने वाइमर गणराज्य को समझा। दूसरी वीडियो में हमने हिटलर के उदय को समझा कि कैसे हिटलर जो है एक सेना, पहले विश्व युद्ध में सेना का एक छोटा सा सिपाही था और वो किस प्रकार जर्मनी की सत्ता पर काबिज हो जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि नाज़ियों की जो विचारधारा थी वो कैसे नस्लवाद के ऊपर आधारित थी कि समाज में सभी लोग समान नहीं हैं बल्कि नस्लों में बटे हुए हैं और कौन नस्ल में सब पायदान पर सबसे ऊपर और नस्ल के आधार पर कौन सबसे नीचे है। हमने साथ ही ये भी देखा कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध में मौतों का तांडव जो था, कत्ल का जो तांडव था वो मनाया नाज़ीवाद ने। आज उसी मौतों के सिलसिले को हम फिर से एक बार देखते हैं। न्यूरमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के अनुसार कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का हक नहीं है, ये किनके बारे में कहा गया और ये बहिष्कार जो था वो चला 1933 से लेकर 39 के बीच। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन के नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। यहूदी और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि यहूदियों को पूरी नस्ल सिस्टम में पायदान के सबसे निचले स्तर पर रखा गया कि यहूदी जो हैं ये घृणा के पात्र हैं और ये ईसा मसीह के हत्यारे हैं और ये हमारे समाज में रहने के लायक नहीं हैं। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंध को अपराध घोषित कर दिया कि यदि कोई यहूदी और जर्मन लड़का या लड़की के बीच में शादी होती है तो वो अपराध मानी जाएगी। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई कि वो राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा नहीं सकते। इसके अलावा यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार कर दिया गया, सरकारी सेवाओं से उन्हें निकाल दिया गया और यहूदियों की संपत्ति को जबरदस्ती उस पर कब्जा करके उन्हें बेच दिया गया। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले किए गए और यहूदी प्रार्थना घर, इसे सिनेगोग भी कहा जाता है, उन्हें जला दिया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस घटना को जो नवंबर 1938 में घटी थी जब यहूदियों के सिनेगोग को जलाया गया था, इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। और ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, पेपर में एक अपनी खास जगह रखता है, अक्सर आ जाता है। उसके बाद है दूसरा चरण दड़बाबंदी। दड़बाबंदी का अर्थ है कि ये समाज के बीच में नहीं बल्कि इनकी बस्तियां, इनके घर जो हैं वो अलग और दूर होने चाहिए। इसी चीज़ को दड़बाबंदी कहा गया। जब मतलब दूसरी नस्ल के आर्यन, नार्डिक आर्यन से अलावा दूसरी नस्ल के और ख़ास तौर पर यहूदियों के मकानों को अलग बस्तियों में रखा गया, उन्हें अलग थलग कर दिया गया, इस प्रोसेस को दड़बाबंदी कहा जाता है। और ये प्रोसेस चला 1940 से लेकर 1944 के बीच। तुम्हारे हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है, तुम्हें मतलब सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दे दिया गया कि वे डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी ये पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों और पूर्वी क्षेत्र के लोदस और वारसा जैसे घेटों बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा गया। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उनकी जो बस्तियां थी उसमें भूखमरी, गंदी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। तीसरा था चरण जो था वो था सर्वनाश 1941 के बाद, जिसमें कहा तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। देखिए, अगर हम पिक्चर्स भी देखें, अगर कोई भागने की कोशिश करता था यातना गृह से तो उसे करंट से किस प्रकार दौड़ना पड़ता था। और गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर बताते हैं कि गैस चैम्बर के अंदर किस तरह से लोग मारे जाते थे।
समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातना गृह और घेट बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर के मौत के कारखानों तक ले जाया जाता था। पोलैंड और अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेल्जेक, ओशविट्स, सोबिबोर और त्रेबलिंका, चेनलिप्पो, माइकेदानेक, इन गैस चैम्बर उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। यहाँ पर गैस चैम्बर थे। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये एक पिक्चर है यातना गृह की, और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीन लिए जूते जो बाहर रख देते थे उन्हें मारने से पहले। उसके बाद है नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति कैसी थी। तो युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी और एक शक्तिशाली समाज की स्थापना के लिए हिटलर का मानना था कि बच्चों को बचपन से ही नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जरूरी है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों पर नियंत्रण होना आवश्यक है। तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी और राजनीतिक तौर से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को नौकरी से पहले ही हटा दिया गया था। बाद में मौत के घाट उतार दिया गया और बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ ना तो बैठ सकते थे न खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को, यानी कि जो जिनमें यहूदी भी थे, जिप्सी भी थे, विकलांग भी थे, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। और जो अच्छे जर्मन बच्चे थे, नार्डिक आर्य थे, उन्हें एक नात्सी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था जो कि बहुत लंबी होती थी। स्कूली पाठ्यक्रम को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नात्सी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों को एक खास छवि घड़ने की कोशिश की कि जो यहूदी हैं वो तो नेचर से, स्वभाव से ही बुरे होते हैं, इसलिए उनसे बचना होगा। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, लेकिन किसके? हिटलर के। यहूदियों से नफरत करें, हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना जो थी भरी जाती थी। हिटलर का मानना था मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेवारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक में दाखिल करा दिया गया। 14 साल की उम्र के सभी लड़कों को नात्सियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र की निंदा, यहूदी, कम्युनिस्ट, जिप्स और अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। और प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विसेज में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युंग फोक क्या है? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए एक नात्सी युवा संगठन है जहां पर उन्हें नात्सी विचारधारा का गुलाम बनाया जाता था। 6 से 10 साल की उम्र के सभी लड़कों को नात्सी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाता था और उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की शरण भी लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूहरर का प्रतिनिधि फ्यूहरर कहा जाता है। आप कई बार देखा होगा आपने कि जो हिटलर है उसे फ्यूहरर के नाम से भी जाना जाता है। फ्यूहरर का प्रतिनिधि करने वाले इस रक्त ध्वज की उपस्थिति में मैं शपथ लेता हूं कि मेरी सारी ऊर्जा, मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने का इच्छुक हूँ, तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। ऐसी शपथ लेके बच्चे जो थे वो युवा संगठनों में शामिल हो जाते थे। ऐसे ही कुछ हम शब्द देख सकते हैं कि कैसे हम तभी से काम करना शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का हो जाता है। रॉबर्ट ने ये शब्द कहे थे कि क्योंकि जब बच्चा छोटा होगा और उसे लहराता हुआ झंडा थमा दिया जाता था, स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता था, लेकिन ये सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी किसी को छोड़ते नहीं थे और लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता था। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो है राइट साइड में कब्जे वाले यूरोप में अधिकृत पोलैंड को बसाने के लिए भेजा जा रहा है। एक शिशु अपनी माँ के साथ
जिसके पास स्वास्तिक वाला झंडा है। और इधर वांछित मतलब जिन्हें हम चाहते हैं कि हों, वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था। नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया और 1933 के आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया, बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद है मातृत्व की नाज़ी सोच। नाज़ी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार ये बताया जाता था कि औरतें आदमियों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि यदि औरत और मर्द के समान अधिकार के लिए कोई संघर्ष किया जाता है तो वो गलत है, ये समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को बार बार ये सिखाया जाता था कि तुम्हें अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है, उनका पालन पोषण करना है, उन्हें यहूदियों से दूर रखना है, घर संभालना है और बच्चों की नाज़ी मूल्य मान्यताओं को शिक्षा देने का दायित्व भी उन्हें ही सौंपा गया। 1933 में हिटलर ने कहा था, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंड दिया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित देने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष छूट दी जाती थी, दुकानों में भी ज़्यादा छूट दी जाती थी, थिएटर और रेलगाड़ियों के टिकट उन्हें सस्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए तमगों का इंतजाम किया हुआ था कि जिस तरह तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी का और 8 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तमगा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से उसका निंदा की जाती थी, कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतें, मान लीजिए कोई आर्य औरत है और वो किसी यहूदी या किसी अवांछित व्यक्ति से विवाह करने की भी सोचे तो उसे गंजा करके मुंह पर कालिख पोतकर गले में तख्ती लटकाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था और गले में लिखी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई बल्कि तमाम नागरिक सम्मान, उनके पति और परिवार भी छीन लिए गए। फिर है प्रचार की कला। यहाँ पर मीडिया का सहारा लिया गया ये बताने के लिए कि हिटलर जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है और जो अवांछित लोग हैं, जिसमें यहूदी भी हैं, जिप्सी भी हैं, पोलैंड के नागरिक भी हैं या फिर शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, वे उनको मारना एक नेक और पुण्य का कार्य है। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया की बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया, ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उसने अपने तौर तरीक़ों से बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए वो भ्रमित ही नहीं करते, दिल भी दहला देते हैं। उसने हत्या और मौत जैसे शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि उसके लिए यहूदियों को मारने के लिए अंतिम समाधान, विकलांगों को मारने के लिए यूथनेजिया और चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर किसी जगह खाली करवाना होता था लोगों को मारकर तो इक्वेशन का आशय मतलब लोगों को गैस चैम्बर में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानागार जैसे दिखाई देते थे और जहाँ पर नकली फुहारे लगे हुए थे जिनमें से जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीर, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, आकर्षक पर्चों का सहारा लिया गया। दुश्मनों की रटी रटाई छवि दिखाई गई, उनका मजाक उड़ाया गया, अपमानित किया गया और तो उन्हें शैतान के रूप में पेश किया गया ताकि लोग उनसे नफरत करें। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया गया। नफरत फैलाने के लिए ऐसी फिल्में बनाई गई जिसमें यहूदियों को बेहद बुरा दिखाया गया। द एटर्नल ज्यू, अक्षय यहूदी, इस सूची की सबसे कुख्यात फिल्म थी। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया गया कि वो दाढ़ी बढ़ाए,
काफ्तान पहने दिखाया गया, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों को बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से बहुत घुले मिले थे। उन्हें केंचुआ, चूहा, कीड़े जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छछूंदरों से की जाती थी और नात्सीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़काकर और यहूदियों को लोगों की नफ़रत का पात्र बना दिया। और ये बहुत, मेरे ख्याल से बहुत अमानवीय है और माफ़ी के काबिल तो नहीं है। उसके बाद हम कुछ पोस्टर्स भी देख सकते हैं। जर्मन किसान, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पार्टों के बीच पिस रहा है। एक तरफ तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से खतरा, दूसरी तरफ पूंजीवाद का। दूसरा खतरा जो है बोल्शेविज्म की मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। रूस और अमेरिका के बीच फंसता हुआ जर्मनी जो है, उसका चित्र हम देख सकते हैं कि जो किसान है वो भी सिर्फ हिटलर का है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि 1 अगस्त 1914 को पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। 9 नवंबर 1918 को जर्मनी घुटने टेक देता है, युद्ध की समाप्ति हो जाती है। फिर 9 नवंबर 1918 को ही वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, इसीलिए तो उन्हें नवंबर अपराधी कहा गया। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हो जाती है और उसके बाद 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को वह पोलैंड में हमला कर देता है, जिसकी वजह से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं, यही उनकी भूल थी। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद जाता है। और जहां अमेरिका किसी युद्ध में शामिल होता है, कूदता है, वहीं सोच लीजिए कुछ क्लाइमेक्स होने वाला है। 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें ऑशविट्ज़ को मुक्त कराती हैं और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि आम जनता और मानवता के खिलाफ हिटलर के क्या क्या अपराध थे। नात्सी पार्टी के क्या अपराध थे। बहुत सारे लोग जो हैं नात्सी शब्दावली और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए, दुनिया को नात्सी नज़रों से देखने लगे, भावनाओं को नात्सी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। मतलब हर जगह ये लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति खड़ा वो नात्सी है और वो नात्सियों के ही हित की बात कर रहा है। हर व्यक्ति जो था यहूदियों को नफरत की निगाह से देखने लगा था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके अंदर यहूदियों को बिना किसी कसूर के पूरी दुनिया का कसूरवार बना दिया गया था। लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नात्सी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नात्सीवाद का जमकर विरोध किया, लेकिन जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम को मूक दर्शक बने देख रहा था। लोग कोई विरोधी कदम उठाने, अपना मतभेद व्यक्त करने, नात्सीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने की बजाय आंखें फेर कर चल देना बेहतर मानते थे। पादरी निम्योलर ने नात्सियों का लगातार विरोध किया। उन्होंने पाया कि नात्सी साम्राज्य में लोगों को जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं, उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी और गेस्टापो जो उनकी गुप्तचर पुलिस थी, उसकी कार्यशैली और कुकृत्यों पर निशाना साधते हुए इस खामोशी के बारे में जो है निम्योलर पादरी ने बहुत गहरा लिखा था। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए। कौन? नात्सी पार्टी के सदस्य। मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वालों को ढूंढते आए, पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। और फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं तो यहूदी भी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब सारे मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा जो मेरे साथ खड़ा हो सके। ये बहुत गहरी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं जो ये बताती हैं कि यदि विरोध करना हो तो हमसे समय रहते सबको एक साथ कर देना चाहिए। उसके बाद है गांधी जी ने हिटलर को लिखा। वो ये पत्र जो बताते हैं कि गांधी जी किस प्रकार से लोगों को बताना चाहते थे। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो और ये पूरा लेसन हमारा समाप्त होता है।
हम अब बहुत जल्दी अपने अभ्यास के प्रश्न उत्तरों के साथ ढेर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो इस लेसन में कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं होने देंगे, 1 मार्क्स का भी, उनके साथ जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।